सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूं सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार सेशन से जुड़ें, लाइक शेयर कमेंट करें, बताएं कौन कौन आ चुके हैं। क्लास थोड़ी सी लेट हुई है टेक्निकल इशू की वजह से, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब आ जाओ आप जल्दी से। हम कल जो हमने पढ़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। संधि हमने पढ़ी थी, है ना, और संधि में हमने गुण संधि पर चर्चा कर चुके थे। गुण संधि का एक नियम आपका, जो ए के बाद अगर उ आए तो ओ हो जाता है, ए के बाद ई आए तो उसको क्या होता है, ए होता है। और इसी में तीसरा नियम हमने देखा कि अगर ए वर्ण के बाद री आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, अर हो रहा है। और इसके जो गुण संधि का अपवाद भी आपने देखा था कल साथ में, कि इसके अपवाद क्या हैं, कि ये प्रक्रिया जब हम देख रहे हैं वर्ण तो गुण संधि की तरह निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उनको गुण न होकर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इन शब्दों को आप याद रखना, ठीक है। कुसुम तिवारी, अभिमन्यु, बहुत शानदार, मनीषा, कोमल, ज्ञान प्रकाश, गौतम, पुष्पा, ज्योति, चलेगा। तो ये आपको इन उदाहरणों को याद रख लेना। ऋणार्ण और आपका दशार्ण, कमलार्ण, वत्सतरार्ण और वस्त्रार्ण, ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे, ये गुण संधि के उदाहरण नहीं होंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ, क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, उसके लिए थोड़ा सा चलो भैया सॉरी है, क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब पढ़ लो चुपचाप। वृद्धि संधि हमने आरंभ कर दी थी। वृद्धि संधि का सूत्र है आपका वृद्धि रेचि, और दो ही वृद्धि वर्ण आपके होते हैं, ऐ और औ। तो पहला नियम हमने कब देखा था कल, कि अगर ए वर्ण के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों को ऐ ही वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से वर्ण हैं जो ए से आरंभ होते हैं और कौन कौन से वर्ण हैं जो ऐ से आरंभ होते हैं। इन पर चर्चा हो चुकी थी और आपने बहुत सारे शब्दों से प्रैक्टिस भी की थी। अब इसी के साथ साथ हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। यदि अ वर्ण के बाद, ठीक है, इसी का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यदि अवर्ण, अब ए वर्ण में आपके क्या आ जाएंगे, ए और आ, इसके बाद क्या आए, ओ और औ, इनमें से कोई वर्ण आए के बाद ओ या औ में से कोई वर्ण आए तो दोनों वर्णों को औ वृद्धि एकादेश हो जाता है, ठीक है। तो दोनों वर्णों को क्या होगा, औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नियम है। पहला नियम क्या रहा था कि उसमें ए या ऐ आए और यहाँ पर ओ या औ आए। तो यानी कि समीकरण आपकी किस प्रकार बनती है कि ये कह रहे हैं कि ए हो या आ हो, और इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, ओ हो या औ हो। ये कंडीशन अगर आपकी बनती है तो दोनों ही वर्णों को औ एकादेश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण बनेगी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह का सूत्र या समीकरण आपकी बनेगी इस नियम के अनुसार, ठीक है। अब आप इसके नियमों को देखेंगे या शब्दों को देखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक शब्द महा और ओज, ठीक है, एक शब्द, ये दो शब्द मैंने लिखे, महा और ओज। अब आप देखिएगा वर्णों को, ठीक है। क्लास नहीं चल रही, बहुत रुक रही है, अच्छा पम्मी कह रही है, एक बार चेक करिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, आ में से, इसमें से आ वर्ण निकलता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखो यहाँ से सही चल रही है एकदम क्लास आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके वहाँ पर नेटवर्क इशू हो। तो आ और ओ आए तो इनको क्या हो जाए, औ वृद्धि हो जाए, ठीक है। यानी कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आपकी समीकरण बन रही है। तो आपको क्या करना है, अब शब्द को कैसे व्यवस्थित करोगे, आप देखेंगे महा में से आपने आ निकाला
तो है बचता है आपका हलंत, और आ और ओ को आपने क्या कर दिया, औ कर दिया। क्या कर दिया, औ। और यहाँ पर ओ कर दिया है, ओ भी निकल गया, तो आपका केवल ज बचता है लास्ट में, है ना। अब आप इनको जोड़कर लिख दो, शब्द आपका क्या बनेगा, म हौज। बना कि नहीं बना। तो अब आपको एक एक वर्ण को व्यवस्थित करना आना चाहिए कि मिलकर शब्द किस प्रकार बनेगा, है ना। तो महा में से आ निकाला, औ में से ओ निकाल दिया, तो इन दोनों को औ हो गए, इन दोनों के स्थान पर औ रख दिया, और इधर आपका ज बचता है। तो आपका शब्द बन जाता है महौजा। ठीक है, इसी तरह से एक और शब्द देती हूं मैं, जैसे वन और औषधि। वन और औषधि, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या होगा, न में आपका ए वर्ण है और औषधि में आपका ओ वर्ण है, और दोनों को क्या हो जाए, औ वृद्धि एकादेश हो जाए। अब आप अपने वर्ण को व्यवस्थित कर लो कि वन में से आपका वन बचा, न हलंत है, ए और ओ दोनों को क्या हो गया, औ हो गया, और यहां पर क्या बचता है अंत में, श धी। ठीक है, श और धी, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा आपका, वनौषधि। ठीक है, वनौषधि आपका पूरा वर्ण पूरा शब्द आपका ये बनेगा, वन और औषधि, वनौषधि। समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं कि जैसे मैं आपको एक और शब्द देती हूं कि अब आपको विच्छेद करना है, संधि करनी आ जाएगी, अब आपको विच्छेद करना है। किस तरह से आप विच्छेद करेंगे, जैसे एक शब्द मैं आपको दूं, परमौदार्य। परमौदार्य। एक शब्द मैं आपको दूं, जलौघ हो गया है, हाँ हाँ, जलौघ। जलौघ। और एक शब्द मैं आपको दूं, परमौदार्य, जलौघ। वनौषध। वनौषध। परमौषध। वनौषधि। परमौषधि कर लेते हैं, चलो, परमौषधि। ये अब इनका आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। तो किस तरह से आपका विच्छेद होगा, मैंने कहा दंतौष्ठ। दंतौष्ठ, ठीक है। अब इन सब का आपको विच्छेद करना है। अब विच्छेद कैसे करिएगा, अब समझिए, थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है। क्या होगा कि जहां पर औ है वहां से शब्द को तोड़ना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे परम, और इधर हो गया आपका औदार्य। ठीक है, क्या हो गया, औदार्य हो गया, कि परम और औदार्य दोनों को मिलाकर परमौदार्य। अब अगर मैं आपको पहले यूं बता दूं, अब दिक्कत ये है विच्छेद करने में कि आपको ये नहीं पता जब विच्छेद कर रहे हो कि आपका ये वाला पद ओ से आरंभ हो या औ से आरंभ हो, है ना। दूसरा वाला पद जैसे जलौघ है, आप जल और ओघ कह सकते हैं। तो मैं जैसे मैंने आपको आई वाले शब्दों में लिखवा दिया कि कौन सा शब्द आई से आरंभ होता है और कौन सा आपका औ से आरंभ होता है, सॉरी आई से और ए से। तो इसी तरह से मैं आपको कुछ शब्द लिखवा रही हूँ, उन शब्दों को याद कर लेना कि ये शब्द तो औ से आरंभ होगा और ये शब्द आपका ओ से आरंभ होगा, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो याद रखना, अगर किसी शब्द के पीछे ओज आ रहा है, इसमें ओज होता है, ओघ होता है, ये घ ओ से आरंभ होता है, ओज हो गया, ओघ हो गया। एक होता है आपका औषधि। ठीक है, क्या होता है, औषधि होता है। और एक आपका ओदन, ओदन कहते हैं चावल को, ओदन हो गया। एक होता है आपका ओष्ठ। ठीक है, ये आपके किससे हो रहे हैं, ओ से आरंभ होते हैं। ठीक है, उसी तरह से औ से आरंभ होने वाले शब्द आपके कौन कौन से हैं, तो औ में आपका शब्द आता है औदार्य। औदार्य, ये किससे आरंभ होता है, ये औ से आरंभ होता है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और शब्द ओज लिख दिया, साथ में ओजस्वी भी लिख लेना, ओज ओजस्वी एक ही बात है। ठीक है,
ओज, ओजस्वी, तो ये शब्द आपके ओ से आरंभ होते हैं। और यहाँ पर औदार्य हो गया, औदार्य के साथ साथ आपका औद्योगिक हो गया, औद्योगिक हो गया। अब ये औषधि है और एक शब्द होता है औषध, याद रखना, अगर औषध आए तो वो औ से है, अगर औषधि होगा तो वो औ से होगा। ठीक है, मैम सांवली हूँ इसीलिए कोई पसंद नहीं कर रहा है, रोज 1 या 2 दिन पर मुझको देखने वाले आ रहे हैं। अरे रे रे सुमन, थोड़ा सा इन बातों को इग्नोर करो, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, कोई बात नहीं है ना। तो कोई नहीं पसंद कर रहा है तो नहीं कर रहा है, वो अपना खो रहा है ना। तो औदार्य, औद्योगिक और औषध ये कैसे हैं हमारे औ पर आरंभ है ना। तो हमें अपने अंदर वो योग्यता लानी है कि इंसान हमारे रंग को देखकर नहीं रिजेक्ट करेगा, हमारी योग्यता को देखकर हमको पसंद करेगा, है ना। तो अपनी योग्यता पर हमको काम करना है, और कोई पसंद ना करे वो उसकी इच्छा है ना। तो हम दुनिया को पसंद करवाने नहीं आए, हमें खुद को हम पसंद होने चाहिए। ठीक है, खुद से प्रेम करना सीखेंगे ना। अगर आपको अपने सांवलेपन से प्रेम है तो दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा जो आपके सांवलेपन से भी प्रेम करेगा, है ना। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने ड्रीम को पूरा करना है। ठीक है, तो एक हो गया औदार्य, एक शब्द आपका होता है औचित्य, एक होता है आपका औचित्य, और एक आपका हो गया औत्सुक्य, औत्सुक्य। तो ये शब्द आपके औ से आरंभ होते हैं और ये शब्द हमारे ओ से आरंभ होते हैं। तो ओ से और ये शब्द आपके औ से आरंभ होते हैं। तो जिस भी शब्द के अंत में आपको इनमें से कोई दिख जाए तो आप विच्छेद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओज, ओघ, औषधि, ओदन, औषधि में ओ आता है लेकिन औषध में औ आता है। ये 2 शब्द हैं आपके जो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ औषधि है और ये औषध है। तो अब आप इनका विच्छेद करिएगा मेरे साथ साथ मिलकर, जैसे जल और औघ, ये है परम और औदार्य। तो आपको पता चल गया औदार्य औ से आरंभ होता है, तो परम और औदार्य परमौदार्य आपका हो जाता है। इसी तरह से जैसे मैं कहूँ जल और जलौघ का विच्छेद क्या होगा, औ से इसको तोड़ोगे तो आप क्या कहेंगे, जब भी आप विच्छेद करो कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ आना चाहिए और दूसरा आपका ओ या औ से हो, तो आप जानते हैं ओघ आपका ओ से आरंभ होता है ना। वर्ण विच्छेद निकाल कर देख लो, यहाँ ए है और यहाँ ओ है, बिल्कुल आपकी प्रक्रिया एकदम सटीक बैठ रही है ना। उसके बाद वनौषध, अब आप देख रहे हैं वन के पीछे औषध लगा हुआ है, तो आप जानते हैं औषध शब्द आपका औषध से ही आरंभ होता है। तो वन और औषध इसका उचित विग्रह हो गया। परमौषध, तो इसमें भी क्या होगा, परम और इधर आपका क्या हो जाता है, औषध, तो शब्द बन गया परमौषध। ठीक है, अब यहां पर है परमौषधि, तो अब आप इसका विच्छेद क्या करेंगे, परम और साथ में औषधि करेंगे, क्योंकि औषधि शब्द होता है और इधर औषध होता है। ठीक है, दंतौष्ठ, तो दांत और होठ, तो दंत और साथ में ओष्ठ, तो त में ए है, ओष्ठ में ओ है, तो दोनों को मिलाकर आपका दंतौष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विच्छेद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो परमौदार्य, जलौघ, वनौषध, परमौषध, परमौषधि, दंतौष्ठ, ये सभी इसी के उदाहरण हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतनी ही है आपकी ये वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के आपके ये 2 नियम। पहला नियम कि अगर आपके ए के बाद कोई भी, ए या आ के बाद ओ या औ में से कोई भी वर्ण होगा तो उनको क्या होगा, औ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये नियम आपको याद हो गया बहुत अच्छे से। और साथ में इन शब्दों को याद कर लेना कि ओ से आरंभ होने वाले शब्द कौन से हैं और औ से आरंभ होने वाले शब्द कौन से हैं, फिर आपको विच्छेद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परमौदार्य, जलौघ, वनौषध, परमौषध, परमोद्योग, है ना, दंतौष्ठ, और देखो परमौत्सुक्य, एक शब्द लिखा परमौत्सुक्य, परमौत्सुक्य, इसका विच्छेद करोगे तो क्या होना चाहिए, तो कहेंगे आप औ यहीं से तोड़ोगे शब्द को, तो परम और औत्सुक्य, शब्द आपका औत्सुक्य से आरंभ होता है। बताया कि औत्सुक्य का मतलब होता है उत्सुकता, औत्सुक्य का मतलब क्या होता है, उत्सुकता। तो आपका शब्द बन गया परम और औत्सुक्य, इन दोनों को मिलाकर आपका परमौत्सुक्य हो गया। चाहे तो वर्ण विच्छेद निकाल कर देख लो, म में ए है
औ में औ है, तो यानी कि समीकरण भी एकदम नियम के अकॉर्डिंग हमारी सही बन गई, है ना। तो आपने सही विच्छेद किया। तो ये वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि आपने विच्छेद किस प्रकार से किया है, जो विच्छेद किया है क्या वो नियम के अनुसार जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है मैम जी, जो भी ओ से स्टार्ट होगा वो गुण संधि में आएगा। हाँ बिल्कुल, देखो जो ओ से स्टार्ट होगा वो गुण संधि में नहीं आएगा, ये गलती कर दी। लेकिन जिन वर्णों को मिलकर ओ बनता है, जो ऊ से आरंभ होगा वो गुण संधि, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा परोपकार है आपका शब्द, है ना, परोपकार है, तो आप इसका विच्छेद करेंगे पर और उपकार। ठीक है, पर और उपकार, तो यहाँ पर रै में ए है और उपकार का उ, इन दोनों ने मिलकर ओ करा है। तो जहां पर शब्द के बीच में आपको ओ नजर आ जाए वो गुण है, लेकिन जहां पर आपको ओ के स्थान पर ये औ वाली और ऐ, ये दो मात्राएं किसी भी शब्द के बीच में नजर आ रही हैं, तो वो निश्चित रूप से किसमें है, आपके वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपको ये दो मात्राएं देखनी है, केवल और केवल दो नियम है आपके। गुण संधि में 3 नियम पढ़े, देखो सबसे बढ़िया सरल आपकी थी दीर्घ संधि, उसको पहचाने के बाद एक नया नियम उसमें री वाला आपके सामने आया। उसके बाद उससे थोड़ी सी कठिन आपकी बैठी आपके लिए गुण संधि, उसमें 3 नियम थे, री को अर हो रहा था, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। फिर वृद्धि में केवल 2 नियम हैं। अब इससे थोड़ी सी कठिन होने वाली आपकी यण संधि। ठीक है, अब इसके कुछ अपवाद कराऊंगी मैं, जैसे मैंने गुण संधि के अपवाद कराए तो वृद्धि संधि के भी अपवाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बिंबाउष्ठ में बता दीजिए। अच्छा, रागनी का बर्थडे है, रागनी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने जन्मदिवस की। देखो बिंबाउष्ठ, बिंब कहते हैं किसको, चित्र को, है ना। बिंब का मतलब कोई प्रतिबिंब बनना, जैसे मतलब आप मुख दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो दर्पण में जब आप अपने मुख को देखते हैं, दर्पण यानी कि शीशा, शीशे में मुख को देखेंगे तो आपका जो है एक छाया बनती है शीशे में, तो उसको बिंब कह देंगे। तो बिंब और ओष्ठ बिंबाउष्ठ हो गया। तो ओष्ठ का, होठ का जो बिंब है वो बिंबाउष्ठ, तो बिंब और ओष्ठ उसको मिलाकर क्या बनेगा, बिंबाउष्ठ। ठीक है, बिंबाउष्ठ। ठीक है, चलेगा। तो अब इसके हम क्या करते हैं, अपवाद पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपकी वृद्धि संधि है, इसी के अपवाद पर चर्चा कर लेते हैं कि वृद्धि का अपवाद, अपवाद क्या कहता है, ये कहता है कि प्र उपसर्ग के बाद, क्या कहा कि प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग के बाद आपके 3 वर्ण हैं, ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी। ठीक है, ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी। यदि क्या शब्द आया, ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी, ये शब्द आए तो गुण संधि ना होकर क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो गुण संधि ना होकर वृद्धि होगी। अभी समझ में आएगा, 1 सेकेंड रुकेगा। देखो गुण संधि में हमने पढ़े थे वृद्धि के अपवाद, और वृद्धि संधि में एक प्रकार से गुण का अपवाद पढ़ना है। जैसे आप देखें प्र उपसर्ग है और प्र के बाद मैंने लिखा ऊढ़। ठीक है, ऊढ़ लिखा हमने। अब आप देखेंगे प्र में अंतिम वर्ण आपका ए है और ऊढ़ का जो पहला वर्ण है ऊ है। अब आपको ये पता है नियम कि ए के बाद अगर ऊ या ऊ आता है तो उनको ओ गुण होता है। ठीक है, सुरेश जी क्या कमेंट है आपका बताइएगा। ए के बाद ऊ आ रहा है तो उनको क्या होता है, नियम के अनुसार ओ होता है। ठीक है, तो ओ, अब ये नियम कह रहा है कि इसको ओ ना होकर औ हो जाए। क्या हो जाए, औ वृद्धि होगी। तो आपका जो शब्द बनेगा, ये बनना तो प्रौढ़ चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन इसने अपवाद के रूप में आता है तो प्रौढ़ आपका शब्द बनेगा, है ना। जो उम्र में अधिक, जिसकी ज्यादा उम्र बीत चुकी है उसको प्रौढ़ कह देते हैं ना,
जिसने अपने युवावस्था को बीतने के बाद जो आपकी अवस्था आती है प्रौढ़ कह देते हैं। तो प्र और ऊढ़, तो इसका कई बार हम आपके सामने शब्द आ जाएगा और आपसे कहा जाए इसका विच्छेद करो, तो आप हो सकता है प्र और ओढ़ इसका विच्छेद कर दो, है ना, जो कि गलत है। तो प्र और ओढ़ विच्छेद नहीं होगा, इसका विच्छेद होगा ऊढ़, है ना। लेकिन यानी कि प्रक्रिया तो गुण की है, लेकिन संधि इसमें वृद्धि ही होगी, ये अपवाद है आपका। ठीक है, प्र और ऊढ़ आपका प्रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह से मैंने लिखा प्र और ऊढ़ता, प्र और ऊढ़ता, तो क्या बनेगा आपका प्रौढ़ता शब्द बन जाएगा। ठीक है, प्र और ऊढ़ता प्रौढ़ता, प्र और ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्र और ऊढ़ी प्रौढ़ी, इस तरह से। ठीक है, तो जब प्र उपसर्ग के बाद आपका ये शब्द आता है तो वहां पर आपकी वृद्धि होगी, गुण नहीं होगी। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। गृह औत्सुक्य, इसका बताओ क्या होगा, गृह और औत्सुक्य, गृह औत्सुक्य हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं आई है। यदि अवर्ण के बाद ओ या औ हो तो इनमें से कोई सा भी वर्ण होगा तो दोनों को औ ही वृद्धि एकादेश होगा, और इसका अपवाद केवल और मात्र एक है, और उसको याद रख लेना कि प्र के बाद अगर ऊढ़ हो। ठीक है, रमेश दुबे आपका मैसेज नहीं आया दोबारा, फिर मैं पढ़ाने में लग जाऊंगी, फिर कहोगे मैम आपने जवाब नहीं दिया। डोली, चलेगा, बहुत शानदार। वृद्धि संधि का अपवाद। अब चलते हैं हम आपके तीन संधि पढ़ लिए, चौथी महत्वपूर्ण संधि जिसको हम यण संधि कहते हैं। ठीक है, चौथी संधि है हमारी यण स्वर संधि, और इसमें भी हम 3 नियम पढ़ेंगे। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में हम सबसे पहले एक नियम पढ़ेंगे, वो क्या है आपका, वह कह रहा है यदि प्रथम वर्ण आपका क्या हो, ई हो, और उसके बाद कोई भी स्वर हो। ठीक है, मैम संस्कृत से डर लग रहा है, डर नहीं लगना है, ध्यान रखिएगा, है ना। संस्कृत मंडे से हम पढ़ेंगे आपकी, तो कोशिश करना अच्छे से समझ में आएगी। तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई वर्ण, यानी कि आपका ई वर्ण से आप क्या समझेंगे, ई या ई हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपका क्या हो। मोनिका समझ नहीं आया, समझ में आ जाएगा, क्या नहीं आया दोबारा देखना क्लास को। दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो ई वर्ण के स्थान पर, ई वर्ण के स्थान पर क्या होगा, ये याद रखिएगा, य आदेश हो जाता है। अब आपको मैंने बताया है कि यण संधि आपकी आदेश प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, और आपकी जो शुरू की 3 संधियां पढ़ी हमने, दीर्घ संधि, गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि, ये तीनों कैसे हैं, ये एकादेश प्रक्रिया, यहाँ 2 वर्णों को एक आदेश हो रहा है ना। और यण संधि में आपका क्या है, किसी एक वर्ण को ही आदेश हो रहा है, तो यह आदेश हो जाता है। क्या होगा, यह आदेश हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है, नियम को दोबारा मैं आपको समझाऊंगी, नियम क्या कह रहा है। देखो, नियम कह रहा है कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, आपका ई हो या आपका ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, उसके बाद कोई असमान स्वर, इन्होंने क्या कहा, भिन्न स्वर हो या असमान, एक ही बात है। अब असमान स्वर इन्होंने क्यों कहा, तब ये जो ई है आपका परिवर्तन, इसमें कुछ नहीं होना असमान स्वर में, ये जो ई है इसको आप क्या कर देंगे, इसको हम य कर देंगे। ठीक है, ये आपका नियम इसमें बनता है,
यण संधि में। ठीक, अब इसको समझते हैं ये असमान स्वर क्यों कहा। देखो अगर मैं लिखूं इधर ई है और इधर ई है तो यहां पर आपका दीर्घ ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो असमान कहने का मतलब है कि सवर्ण ही नहीं हो, लेकिन उसके बाद कोई भी हो, ए आ रहा हो, उ आ रहा हो, ए आई ओ औ कुछ भी आ रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान वर्ण ना हो। अगर समान हो गया तो वो दीर्घ संधि का अपवाद हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए नियम में इन्होंने ये बात कही है। अब नियम आपको दोबारा से समझ में आएगा फिर से कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण हो, है ना, यानी कि ई कोई सा हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो तो ई वर्ण के स्थान पर यह आपका हो जाता है। ठीक है, ई वर्ण के स्थान पर क्या होगा, आपका यह हो जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा इति और इच्छा, और एक मैं लिख देती हूं इधर आपका इति और अपि, इति और अपि। अब आपको केवल नियम के अनुसार चलना है। आप इसमें देखेंगे इति और इच्छा में अंतिम वर्ण क्या है, त में ई वर्ण है, और इच्छा में अंतिम वर्ण क्या है, ई है। अब आप देखेंगे इसको तो दीर्घ हो रहा है, तो यानी कि ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इति इच्छा सीधा सीधा ये शब्द आपका बन गया, है ना। अब इति और अपि को देखें, ये क्या होगा, यहाँ पर त में आपका ई है और इसमें आपका ए वर्ण है। ठीक है, इसमें आपका ए वर्ण है। तो अब ये आपका संधि नियम के अनुसार जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो चेंज कहां पर आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। यहां पर ई के स्थान पर आपको यह करना है। क्या करना है, ई के स्थान पर यह करना है। ठीक है, अब देखें, अब आपने ये समीकरण कर दिया। अब इसमें शब्द कैसे व्यवस्थित करें ये मामला आता है। अब शब्द को व्यवस्थित भी करना है। तो अब आप देखिएगा जैसे हमने पीछे व्यवस्थित करा सेम वही कंडीशन कि इति में से आप देखेंगे इत आपका बचा, क्योंकि ई को आपने निकाल लिया है तो मूल शब्द आपका इत बचता है, और ई के स्थान पर जो हुआ है उसको ज्यों का त्यों रख दो। ठीक है, और बाद वाले पद में तो कोई चेंज होना ही नहीं है तो वो ज्यों का त्यों आपने लिख दिया। अब इनको व्यवस्थित करके लिख दो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर त आपका हलंत है, वह य से मिल गया, यह भी हलंत है, लेकिन यह ने अपि के ए को जोड़कर ये पूरा हो गया। तो शब्द आपका क्या बनता है, इत्यपि बन जाता है कि नहीं बन जाता है ना। दोबारा से देखो, नियम कह रहा है ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो इस स्वर में बाद वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं आना। अब तक हमने जो संधि करी थी, गुण संधि करी, चाहे हमने वृद्धि करी चाहे दीर्घ करी, तो दोनों ही बाद वाला पद और पहला वाला वर्ण दोनों को मिलाकर एक आदेश किया जा रहा था। अब यहाँ पर केवल और केवल जो अंतिम वर्ण है इसमें परिवर्तन करना है, इसी में बदलाव करना है। दूसरे वर्ण पर आपको जाना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब दूसरे वर्ण पर जाना ही नहीं है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है ना। एक आदेश में तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई गड़बड़ का चांस आता ही नहीं है। अब आप और उदाहरण देखो, जितने उदाहरण करोगे उतने ही आपको समझ में आता चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा रीति और इधर मैं लिख दूं अनुसार। ठीक है, इधर मैंने लिखा अनुसार। अब आप अपने नियम के अनुसार चलना, इधर उधर भटकना ही नहीं। यहां पर आपने लिखा ई वर्ण है, यहां पर आपने लिखा ए वर्ण है, तो ई को क्या होता है, यह आदेश हो जाता है। अब आप अपने शब्दों को बस व्यवस्थित कर लो। अगर आप देखें रीति में, रीत में से ई निकल गया तो त आपका हलंत हो गया। ई को जो हो गया उनको बस क्रम से रखते चले जाना है, बाद वाले पद में तो कोई चेंज है ही नहीं। आपने लिख दिया अनुसार। ठीक है, अब इनको जोड़कर लिखोगे तो क्या बनेगा, आप देखेंगे रीत त आधा है, यह आपका पूरा हो जाएगा अनुसार का ए मिलकर, और शब्द बन गया रीत्यनुसार, यानी कि रीति के अनुसार, रीत्यनुसार आपका शब्द बन जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कई बार क्या है आपको परीक्षा में रीत्यानुसार ये भी दिख जाता है, रीत्यानुसार सही है या रीत्यनुसार सही है। ठीक है, इस तरह से भी आपको रीति और अनुसार और उसको संधि करके आपको लिखना है, और हम चले जाते हैं रीत्यानुसार कर दो भैया, तो रीत्यानुसार हम नहीं करते हैं, ये गलत है। आपका क्या होगा, अनुसार होगा। आ क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर हमने दीर्घ संधि थोड़ी करी है, यहाँ पर अनुसार शब्द होता है, अनुसार नहीं होता। ठीक है, रीति और अनुसार, तो यहाँ पर ई को यह हो गया है, इस कारण आपकी यहाँ पर क्या है, यण संधि होती है। ठीक है, यह क्यों, अच्छा अंजलि को समझ में नहीं आया यह क्यों। देखो अंजलि, नियम देखो, नियम कह रहा है इसलिए हमने यह बनाया है,
नियम ने कहा है कि ई के स्थान पर य कर दो, तो नियम आपको याद होना चाहिए। यण संधि आ रही है, यण संधि में 3 नियम चलते हैं, ये अभी हम पहले वाला नियम देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कैसा होगा, हलंत होगा, याद रखना। यह कैसा होगा, तो कहेंगे ये आपका हलंत ही होगा, ठीक है। तो अब आपने यही करना है कि रीति और अनुसार ई वर्ण निकाला, ई के स्थान पर हलंत यह होगा। आपको जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, वर्णमाला में मैंने बताया था यह और वह अर्धस्वर होते हैं, ये बताया था कि नहीं बताया था कि यह और वह अर्धस्वर कहे जाते हैं। क्यों कहा जाता है इनको अर्धस्वर, क्योंकि ये स्वर की तरह व्यवहार करते हैं, स्वर की जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। ई आपका क्या है, स्वर है। अब ई के स्थान पर अगर आप य का प्रयोग कर रहे हो तो यानी कि ये स्वर की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो जहां पर ये स्वर की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो यण संधि में आपका ई के स्थान पर अब ये य क्या है, ई की पूर्ति कर रहा है, तो रीति के अनुसार, रीति अनुसार आपका बनता है। अब आप इसके और उदाहरण देखिएगा, देखो मेरे साथ साथ, और आपको क्या है ये स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे एक शब्द उपरी और उक्त, ठीक है, उपरी और उक्त। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना बस वर्ण निकालना है। यहां पर आपका क्या है, ई वर्ण है और यहां पर आपका उ वर्ण है। अब जरूरी थोड़ी है ए ही आएगा, जरूरी थोड़ी है, नियम कह रहा है कोई भी स्वर हो असमान स्वर होना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, ई निकाल लिया, बस सीधा सीधा अब वर्णों को व्यवस्थित कर दो जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है। ऊपरी में से आपने लिखा ऊपर, क्योंकि ई निकाल दिया है, अब रे इसलिए आपका हलंत बचा। ई के स्थान पर आपने कर दिया है य, और बाद वाले पद में नो चेंज है ना, इसमें तो नो चेंज, उसको आप ज्यों का त्यों लिखोगे, इसमें नो चेंज, इसको आप ज्यों का त्यों लिखोगे, तो आपने लिख दिया उक्त। अब आप देखेंगे कि आपने लिखना है वर्ण को ऊपर, है ना। अब र क्या है, आपका हलंत है, तो ये सामने वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ गया। अब य में उ मिल गया, स्वर मिल गया, और उक्त ये शब्द आपका बन गया उपर्युक्त। इस तरह से बनेगा, ऊपरी और उक्त उपर्युक्त बनता है, उपयुक्त नहीं होगा, क्या होगा, उपर्युक्त होगा। र हलंत, और मैंने बता दिया जो हलंत र है उसके वह अपने सामने वाले व्यंजन के सिर पे चढ़ता है, ठीक है, उसके सामने उसके बाद वाला जो भी व्यंजन है उसके सिर पर चढ़ता है, ठीक है। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो ये आपका क्या बन गया, उपर्युक्त शब्द बन गया। अब आप और उदाहरण देखेंगे, सारे उदाहरण आपको समझ में आते चले जाएंगे। मैंने लिखा नी, नी, और इधर मैंने लिखा ऊन, ठीक है। अब आप करो, यहां पर आपका अंतिम वर्ण, यहां पर आपका पहला वर्ण, है ना, बिल्कुल नियम के अनुसार आप जा रहे हैं। अब क्या करना है, ई के स्थान पर तो आपको क्या कर देना है, य लिख देना है, ठीक है। यहां पर न आपका हलंत बचा कि नहीं बचा, क्योंकि न में से ई आपने निकाल लिया और ई के स्थान पर य रखना है, और ऊन ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। अब शब्द आपका क्या बना, तो हमने देखा न आपका हलंत है, य हलंत है, लेकिन य में उ, दीर्घ उ मिल गया और शब्द आपका बन गया न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है, कम, है ना, जो कम को दर्शाता है। तो न, नी और ऊन शब्द बन जाता है आपका न्यून, बिल्कुल गुंजन, इसका सूत्र इको यणची है ना। अब आपको मैं कुछ अब विच्छेद सिखाऊंगी, ये संधि करनी तो आपको आ गई होगी, लेकिन आप विच्छेद किस तरह से कर सकते हैं वो विच्छेद भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया अध्येषणा, ठीक है, मैंने आपको शब्द दिया अध्येषणा। अब इसका अगर आपसे विच्छेद की बात की जाए तो विच्छेद क्या होगा। अब याद रखना कि सबसे पहला जब भी यण संधि की बात आती है तो आपको दिखाई देगा य के साथ में कोई आधा अक्षर जुड़ा होगा, ठीक है, य के साथ में कोई आधा अक्षर जरूर जुड़ा होगा। जैसे य के साथ में ध है, य के साथ में न है, य के साथ में व है, यानी कि कोई भी आधा अक्षर आपका जुड़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी विच्छेद करोगे तो आपने लिखना है जो आधा अक्षर है उसको तो पहले पूरा करो, पूरा कर दिया।
आधे अक्षर को पूरा करने के बाद आपको ये जो य है इसके स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देनी है उस अक्षर के ऊपर। ठीक है, उस अक्षर के ऊपर आपको ई की मात्रा चढ़ा देनी है। अब जब आपने य के स्थान पर आपने ई चढ़ाना है ना, अब य के ऊपर जो स्वर है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना, उसको आप इस तरह से लिख दो, अधि और एषणा अध्येषणा, है ना, अधि और एषणा अध्येषणा आपका हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आधे वाले अक्षर को पूरा करना है और सामने य है तो य के स्थान पर पहले उस वर्ण पर ई की मात्रा चढ़ाओ और य में जो स्वर है उस स्वर को बाद वाले वर्ण के साथ जोड़ दो। ठीक है, उस स्वर को क्या करना है, बाद वाले वर्ण के साथ जोड़ना है, होता चला जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा व्यूह, एक शब्द मैंने लिखा व्यूह, अब इसको देखो किस तरह से ये व्यवहार करेगा, व्यूह। अब आपने क्या करना है, नियम को फॉलो करो कि जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिखो और आधे अक्षर पर य के यानी य की क्या है मात्रा चढ़ाओ इसके ऊपर वी। ठीक है, मात्रा चढ़ा दी आपने। अब उसके बाद य में जो स्वर है उसको बाद वाले वर्ण के साथ जोड़ दो, वी और ऊह, तो क्या बन गया व्यूह, है ना। कहते हैं ना जैसे चक्रव्यूह, है ना, चक्रव्यूह, तो वो वाला व्यूह है ये। तो व्यूह वी और ऊह को मिलाकर क्या बनता है, चक्रव्यूह, यानी कि व्यूह शब्द बनेगा। तो जो भी आधा अक्षर है उसको पूरा लिखो और य के स्थान पर आपको क्या करना है, य के स्थान पर आपको ई की मात्रा चढ़ानी है। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखूं जैसे एक और शब्द व्यवहार। ठीक है, मैंने लिखा व्यवहार। तो अब आपने क्या करना है, जो भी आधा अक्षर है उसको आपने लिखना है पूरा, आधे अक्षर के बाद यह है उस पर ई की मात्रा चढ़ा दो। अब य में क्या है, ए स्वर है, तो आपको क्या करना है, ए को इस तरफ ले जाओ, वी और अवहार, बाद वाला वर्ण आपका इस तरह से बन जाएगा। तो य में जो भी स्वर है उसको बाद वाले से जोड़कर आप लिखते चले जाएंगे, वी और अवहार शब्द आपका क्या बन गया, व्यवहार। अब चाहो तो आप अपने विच्छेद को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, व में से आपका अंतिम स्वर ई निकलता है, इधर आपका ए है, तो यानी कि बिल्कुल समीकरण सही जा रही है, ई के स्थान पर यह कर दिया, है ना। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आपने सही वर्णों को निकाला है। आपको नियम पता है कि पहला वर्ण आपका ई होना चाहिए, जरूरी है, और दूसरा वर्ण आपका कोई भी स्वर हो सकता है ई के अलावा। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, और देखेंगे जैसे मैं और उदाहरण दे रही हूं, सारी चीजें यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और शब्द जैसे मैंने कहा आपसे व्यग्र, एक शब्द कहा व्यग्र, जो व्याकुल है उसको व्यग्र कहते हैं। अब देखो नियम बिल्कुल, व को पूरा कर दो, य के स्थान पर ई की मात्रा। अब य में कौन सा स्वर है, ए है, तो इधर आप ए और साथ में ग्र, वी और अग्र, आपका शब्द क्या हो गया, व्यग्र हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सरल है एकदम। अब आगे देखो, जैसे मैंने लिखा अत्येकता, अत्येकता। एक मैंने लिखा देव्यागमन, देव्यागमन। अब इनका विच्छेद आपको करना है, तो कैसे करोगे, जहां पर तय और यह में संयोग है उसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। वहीं से पहले आपने लिखना है ए के बाद जो आधा अक्षर है उसको आपको लिखना है पूरा, आधे अक्षर के बाद जो यह है उसकी मात्रा इस पर चढ़ानी है। य में कौन सा स्वर है, अब आप देख रहे हैं य में ए स्वर है, तो बाद वाले शब्द के साथ आप ए जोड़ देंगे, अत्येकता। अति और एकता, अत्येकता हो गया आपका। ठीक है, देव्यागमन। अब आप देव्यागमन की बात करें तो लिखना, पहले आपने लिखा देव, ठीक है, अब देव को पूरा लिख दिया, य के स्थान पर आपको ई की मात्रा चढ़ानी है, तो ये आपका देवी दीर्घ ई होता है ना। देवी में हम ऐसा ई थोड़ी चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते ना, कि देवी के आगमन की बात की गई है, तो देवी का आगमन देव्यागमन होता है। तो देवी पे याद रखना दीर्घ ई की मात्रा होती है। अधिकांशतः आपको ह्रस्व ई दिखाई देगा, लेकिन कुछ एक दो शब्द हैं जहां पर दीर्घ ई, जैसे देवी क्या है आपका दीर्घ ई है। ठीक है, तो देवी, और इधर य में क्या है आपका, कौन सा स्वर है, आ स्वर है ना, या इस तरह से है, तो य में आपका आ स्वर है, तो देवी और आगमन आपका देव्यागमन हुआ। ठीक है, मैं कहूं अत्यावश्यक,
अत्यावश्यक, इसका विच्छेद करो तो कैसे करोगे? देख लो भाई, अत पहले आपको लिखना है अत, और उसके बाद य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देनी है। य के बाद जो स्वर है उसके साथ सारा पद इधर लिख देना है, आवश्यक। ठीक है, अति और आवश्यक, अत्यावश्यक आपका शब्द हो जाता है। ठीक, इसी तरह से मैंने लिखा अत्यधिक, अत्यधिक। अब आप देखेंगे इसका विच्छेद कई जगह आपको क्या है, अत्याधिक मिलता है। अति और अधिक को क्या हो गया, अत्याधिक, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है और ये आपका सही है, अत्याधिक नहीं होता। अब आप इसका विच्छेद करके देखो, अत से क्या हो गया, अति, और य में क्या है आपका ए-वर्ण है, तो अति और अधिक आपका शब्द बन जाता है अत्याधिक। अब मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी दिक्कत होगी विच्छेद करने में इसमें। ठीक है, इसी तरह से देखो दो शब्द हैं, दो तीन शब्द हैं जिसमें दीर्घ ई की मात्रा आती है। देव्यागमन, इसमें दो तीन शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा सख्यागमन, देव्यागमन एक है, सख्यागमन, सख्यागमन एक हो गया आपका, देव्यागमन, देव्यागमन। तो सखी शब्द में भी दीर्घ ई होता है और इसमें भी आपका दीर्घ ई होता है। ठीक है, एक है आपका नद्यैश्वर्य। अब यहां पर एक दिक्कत है, आप इसको दीर्घ संधि वृद्धि संधि भी मान सकते हैं। नद्यैश्वर्य में आप वृद्धि संधि भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर वृद्धि नहीं है। आप देखो कैसे वृद्धि नहीं है, अभी बताती हूं। सख्यागमन, सखी में दीर्घ ई की मात्रा होती है और ये आपका क्या बन जाएगा, आगमन, सख्यागमन। इसी तरह से देवी में भी दीर्घ ई होता है, तो देवी और आगमन आपका दिव्यागमन हो जाता है। नद्यैश्वर्य, अब आप देखेंगे नदी शब्द होता है हमारा, उसमें दीर्घ ई होती है और इधर आपका शब्द हो जाएगा ऐश्वर्य। क्या होगा, ऐश्वर्य। आपको नियम पता ही है कि बाद वाले शब्द में आपका कोई भी स्वर हो सकता है उसके सवर्णी को छोड़कर, है ना। तो ये देखने में एक क्षण के लिए आपको भ्रमित कर सकता है, ये तो वृद्धि संधि है भैया, जिसके ऊपर डबल मात्रा वो वृद्धि। तो ऐसे भी एक दो शब्द हैं जिनको देखकर आप भ्रमित हो सकते हैं। तो नदी में आपने देखा यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ आई है। ठीक है, आई है तो आप क्या करेंगे, ई के स्थान पर य कर देंगे। अब इस शब्द को जब आप व्यवस्थित करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल यहाँ तो आपकी यण संधि होनी चाहिए। नदी में से आपने ई निकाला तो नद बचा, ई के स्थान पर य हो गया और ऐश्वर्य ज्यों का त्यों आपका रहा। ठीक है, ऐश्वर्य ज्यों का त्यों रहा। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, नद यैश्वर्य, इस तरह से भी लिख सकते हो, अथवा इस तरह से भी द्य, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य, इनमें क्या होगा आपका यण संधि ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और शब्द मैं लिख दूं सख्यैश्वर्य, सख्यैश्वर्य, तो इसका विच्छेद क्या कर देंगे आप, तो इसमें भी आपका होगा सखी और ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य, सख्यैश्वर्य। तो ये यण संधि का एक ही नियम मैंने आपके दिमाग में बिठाया है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को करेंगे। ठीक है, तो ये पहला नियम किसको समझ में नहीं आया जिंदगी में अब भूलोगे नहीं, इतनी अच्छे से तुमने प्रैक्टिस कर ली है, एक एक कई शब्दों से हमने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, वहां पर आपकी यण संधि होती है ना। तो ई को आप क्या कर देंगे, य में परिवर्तित कर देंगे। ये इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से मैंने एक एक करके आपको इसको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। इसके बाकी दो नियम हैं, उनको नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, और या अयादी संधि रह जाती है उसको भी करेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।